हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए, अब वो हम वन बाय वन 14 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। उससे पहले बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल, फ्यूल की थोड़ा बैकग्राउंड और हिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। रीड कर रहे हैं। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फ्यूल बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। बच्चों ध्यान रखना, उन्हें डिग्री किस चीज में मिली थी? माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग मतलब होता है बच्चों, जो हम नेचुरल रिसोर्सेस जमीन के अंदर से निकालते हैं उसे माइनिंग कहा जाता है। तो उनने माइनिंग इंजीनियरिंग की थी 1860 एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन ए कोल माइनिंग कंपनी। कहाँ पे वर्क कर रहे थे? कोल माइनिंग कंपनी में। कहाँ पे? कोल माइनिंग कंपनी। इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में उन्हें प्रमोट कर दिया था और क्या बना दिया था? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एट द टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया उस टाइम पे वो कंपनी, जो कोल माइनिंग कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसकी कैसी सिचुएशन थी? इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट होने वाली थी। He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from this situation. And he succeeded. When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. तो बच्चों बस जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या आते हैं। हेनरी फ्यूल कहाँ पैदा हुए? फ्रांस में। उनने किस चीज में डिग्री ली? माइनिंग इंजीनियरिंग में। उनने कौन सी कंपनी में काम किया? कोल माइनिंग कंपनी में। मैनेजिंग डायरेक्टर कब बने वो? 1888 में। जब उनने रिटायर लिया 30, उस टाइम पे उस कोल कंपनी की सिचुएशन क्या थी? वो लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। क्वेश्चन आता है हेनरी फ्यूल फेमस क्यों थे? तो समझिएगा, हेनरी फ्यूल बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। उनके कुछ कंट्रीब्यूशन से उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के लिए जाना जाता था। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल दोनों अलग अलग पार्ट कर दिए, क्लियर डिस्टिंक्शंस कर दिया। He identified the main steps in the process of management which are considered the major function of management. जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो किसने दिए? हेनरी फ्यूल ने दिए। क्या थे वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड, ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज। इनने कितने प्रिंसिपल डेवलप किए? 14 प्रिंसिपल्स, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या हुआ? विच एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए क्या हुआ? गाइडलाइन टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज। क्लियर है? अब 1 बाय 1 हम वो 14 प्रिंसिपल्स समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल ने क्या बोला कि जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर दीजिए। वर्क को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। बोला जो सारा काम है, वर्क है, उसको कैसे डिवाइड कर दो? स्मॉल स्मॉल पार्ट में और यूनिट। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और वन यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन्ड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। इतना ही सफिशिएंट है बच्चों इसका। बोलना है जो भी वर्क था, समझिएगा, एक्सप्लेनेशन यहां पे करूंगा। मान लो प्रोडक्ट बनाने बहुत सारे, और बोला है सारे काम एक ही पर्सन को मत दो, एक पर्सन को एक काम दो, इस वर्क को दूसरे पर्सन को दो, इस वर्क को तीसरे पर्सन को दो। जो काम है सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, कह रहे हैं। अगर सारा काम किसी एक पर्सन को देंगे तो वो बर्डन आ जाएगा। और काम भी कैसे देना है? इसकी एजुकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि कोई पियोन है, किसी को आपने काम करने के लिए बुलाया है क्लरिकल का, उससे आप कह रहे हो मैनेजर बन जाओ,
नहीं, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दो। ये कौन कह रहे हैं? हेनरी फ्योल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल है स्टूडेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझते हैं, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। बोला अथॉरिटी मीन्स क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग है बच्चों, समझना। अथॉरिटी मीन्स होता है कोई भी डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जो भी आपने जॉब असाइन कर दी उसे कंप्लीट करें। ऑब्लिगेशन है, अब आपको वो कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। तो हेनरी फ्योल कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट। बोला एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा पावर दे दो विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, इससे निगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। तो बच्चों कह रहे हैं ना ही अथॉरिटी ज्यादा देनी है, पावर ज्यादा देनी है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देनी है। सब कुछ क्या देना है? लिमिटेड देना है। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट हेनरी फ्योल ने अप्लाई किया, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन रिफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब अगर मॉर्निंग में टाइमिंग है आपको कंपनी में 9 बजे आना है तो आप 9 बजे से पहले पहुंचेंगे। छुट्टी 5 बजे होगी तो 5 बजे होगी। रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मतलब जॉब जो करेंगे एम्प्लॉइज उनके एग्रीमेंट। आपने कंपनी के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है, बैठे नहीं रहना है। दीज आर दी रूल्स। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। जो भी सुपीरियर होंगे वो कैसे होंगे? सभी लेवल में अच्छे। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। जो भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है उनके बीच में एग्रीमेंट कैसा होगा? क्लियर, फेयर, कोई चीटिंग नहीं होगी। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। जो जिस लेवल ने ड्यूटी ले ली है वो कमिटमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। जूडियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज। जूडियस मतलब होता है गुड जजमेंट। जो भी जजमेंट किए हैं एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज उनके बारे में सोचना। देखिए कह रहे हैं फेल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। फ्योल कह रहे हैं टॉप लेवल में भी हमें डिसिप्लिन की जरूरत है और सबॉर्डिनेट लेवल की में भी जरूरत है। द डिसिप्लिनरी रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल। Clear and fair agreement between superior and subordinate and judicious application of penalties। बोला जो भी डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशन है वो सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होने चाहिए, वो सीनियर्स के लिए भी होने चाहिए, सुपीरियर्स के भी होने चाहिए, एवरी लेवल में। और क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स। जो भी पेनल्टीज, जो भी एप्लीकेशन आई है, कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क, उसका गुड जजमेंट लेना है। ये नहीं कि अगर किसी सुपीरियर को कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं आ रहा तो उसके बिहाफ में कुछ भी डिसीजन ले ले। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड डिसिप्लिन। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड समझते हैं क्या है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स from one boss superior and should be accountable to one superior only, because if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड में जो एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए ये है एक एम्प्लॉय, ये पर्सन है एक एम्प्लॉय जो ब्लू पेन से मैंने प्रिपेयर किया है, और जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं ये है बॉस, ये है बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड में कह रहा है जो बॉस है वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को कमांड करे और जो एम्प्लॉय है एक ही बॉस को आंसरेबल हो। मतलब जो भी काम उस बॉस ने दिया वो एक ही उसी को रिटर्न करे। ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 2-3 बॉस हैं,
किसी कंपनी में क्या है, 2-3 बॉस हैं। अब ये एम्प्लॉय है, ये बॉस इससे कुछ कह रहा है, ये कुछ करने को कह रहा है, ये कुछ कहने को कह रहा है, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। ये बेचारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका काम पहले करूं, किसका बाद में करूं। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा, बॉस कितना होना चाहिए, सिर्फ 1। वही इसको काम बताए कि इसने क्या काम करना है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो, इस पर्सन ने वो रिटर्न कर देना कि मैंने वो वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। समझते हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। That is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction. बोल रहे हैं जो भी एफर्ट है, all the members and employees of organization, जितने भी मेंबर और एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन है, must be directed towards one direction. उनका एफर्ट कहाँ होना चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। That is the achievement of common goal. कैसे होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। समझिए क्या कह रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक गोल है, ये गोल डिसाइड किया है, और जो भी फर्म के मेंबर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये एम्प्लॉइज हैं, ऐसे ही मेंबर्स मैनेजर भी होंगे सीनियर लेवल में। इन सबका एफर्ट, जो भी ये हार्डवर्क कर रहे हैं, सब कहाँ होना चाहिए, ये गोल को अचीव करने के लिए। सब लोग एक साथ मेहनत करें, क्या अचीव करने के लिए, ये गोल को अचीव करने के लिए। उसे बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक मत होना, सब लोग किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, 1 डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। किस चीज के लिए, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो मैंने यहां समझाया है। एक ये कॉमन गोल है और सब उसी को अचीव करने के लिए लगे हैं, सब एफर्ट दे रहे हैं। If this principle is applied, it leads to coordination. इसमें अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो इसमें किस चीज की जरूरत है, कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाने की। Each department and a group having common objective must have one head and one plan only. बोला जितने भी ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन सब का एक ही हेड होना चाहिए, एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या अचीव करना, गोल अचीव करना। दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझते हैं पहले क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद समझेंगे। रीड करते हैं। According to this principle, the interest of organization must supersede. Supersede मतलब बच्चों है replace, दूसरे का अधिकार ले लेना। Supersede the interest of individual or employees. In the organization, all the employees are working with some objectives. Important चीज यहां से समझना बच्चों, कह रहे हैं जो इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है वहां काम करने का। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कह रहे हैं, जैसे जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव है काम करने का, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई उद्देश्य होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होगा कि इस बार हम इतनी सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो एम्प्लॉइज का तो उद्देश्य होता ही होता है, साथ में किसका, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। कह रहा है अगर एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य एक ही है कि गोल अचीव करना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। But if the objective of both the groups are in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal. कह रहा है अगर
बाई चांस ऐसा नहीं हुआ कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो मैनेजर ट्राई करता है रिकंसिल इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट करने के लिए किस डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहा है अगर हम इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनका गोल को मैनेज करने में नहीं सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें एक का गोल तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो किसके गोल सेक्रीफाइस किए जाते हैं, इंडिविजुअल। बच्चों यहां पे समझा रहा है हमें पॉइंट। मानिए ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है बिजनेस। बिजनेस ने डिसाइड किया हम ईयर के एंड तक 10 लाख रुपीस अर्न करेंगे। कितने रुपीस अर्न करेंगे, 10 लाख। अब इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं 3-4 एग्जाम्पल बना के समझा दे रहा हूं। जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब इनका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी कुछ ना कुछ मन में सोच के आए होंगे कि हम क्यों काम करेंगे। कंपनी की थिंकिंग क्या है, कंपनी तो सोच रही है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करें, 10 लाख। अब पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कंपनी का इंटरेस्ट तो है ये अचीव करने में, और इन सब का भी इंटरेस्ट यही हो। अगर इनका भी हमने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही लगा दिया कि हाँ हमने 10 लाख अचीव करना है, तब तो बोल रहा है वो बहुत अच्छा है। बोला अगर मान लो इनमें से किसी का ऑब्जेक्टिव ये इस वाले चीज पे नहीं रहा, 10 लाख रुपए अर्न करने हैं, तब क्या कह रहा है, क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम। तब एक मैनेजर आएगा और मैनेजर ट्राई करेगा सॉल्व आउट करने की, सॉर्ट आउट करने की सिचुएशंस इन दोनों की। अगर किसी एक की सेक्रीफाइस करनी पड़ी तो बोल रहा है कंपनी का तो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, किसका सेक्रीफाइस करेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। इन लोगों को अपना उद्देश्य सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और क्या अचीव करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया, ठीक है। 6 पॉइंट क्लियर हो गए। 7 पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। पढ़ते हैं इस पॉइंट को। According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. फ्योल ने कहा है कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उनको कैसे सैलरी देनी है, फेयरली और एडिक्वेट, टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। उन्हें इतना पैसा देना है जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी। उसको उसके काम के हिसाब से फेयर वेजेस और सैलरी देनी चाहिए, विच वुड गिव एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। और एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और क्या कह रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि वो कंपनी उतना पैसा उनको पे कर सकती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी पे 2 लाख कर सकती है और सैलरी दे रही 3 लाख, इससे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। लेकिन कंपनी को इतना देना चाहिए कि उससे उस एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं। बोला है द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, फेयर वेजेस कैसे दे सकते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। उस कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। अगर अच्छी कंपनी है, जैसे अगर एग्जांपल के बोलो टाटा, रिलायंस, ये बहुत अच्छी कैपेसिटी, तो ये अच्छी सैलरी दे सकते हैं। कुछ कंपनी है जो नहीं है उस सिचुएशन में, तो वहां पे समझा जा सकता है कि नहीं दे सकते हो। फिर कह रहे हैं बाई कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी, कह रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक एम्प्लॉय को इससे कम सैलरी नहीं दोगे, वो भी चीज हमने अपने माइंड में रखनी है। द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाई दी कंपटीटर। और क्या चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कंपटीटर है सेम बिजनेस में, वो कितनी सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, उसके अकॉर्डिंग भी हमने सैलरी देनी पड़ती है। तो आई होप बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, 7 पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे हमने मीनिंग समझनी है, सेंट्रलाइजेशन वर्ड की क्या मीनिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन की। पहले सेंट्रलाइजेशन की समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन मतलब बोल रहा है बच्चों जो भी पावर है, समझिएगा ये बिजनेस है, इसमें 3 लेवल पे काम होता है। आप और हमने सबने पढ़ लिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल।
तो सेंट्रलाइजेशन में कह रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन में कह रहा है जो पावर है, अथॉरिटी है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। जो टॉप में 2-3 लोग होते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में वो पावर होती है। वो बांटते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं नीचे। दिस इज सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को अपने पास ही रखे रखना। अब डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों इसका अपोजिट होता है, समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन है, और एक दूसरी कंपनी है, सेम उसी के बगल में बना रहा हूं, एक दूसरी कंपनी है, ये फॉलो करती है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या फॉलो करती है? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये क्या करती है, कुछ पावर टॉप लेवल में रहने देती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। कुछ पावर क्या करती है, टॉप लेवल में रखती है, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लो मिडिल लेवल में, और फिर कुछ पावर को कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोअर लेवल में। तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइजेशन में पावर टॉप लेवल में कुछ ही लोगों के पास रहती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कुछ टॉप लेवल के पास रहेगी, कुछ मिडिल लेवल में चले जाएगी, और कुछ लोअर लेवल में चले जाएगी। अब दोनों के फायदे समझते हैं। फायदे में एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 50 इंप्लॉइज हैं, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ कितने इंप्लॉइज से कह रहा हूं, 50 इंप्लॉइज हैं, तब आप सेंट्रलाइज्ड होना जरूरी है। तब ज्यादा पावर बांटने से फायदा नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में 5000 इंप्लॉइज हैं, तो क्या 2-3 लोग इन सारे इंप्लॉइज को मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। वहां पे किस चीज की जरूरत होगी? डिसेंट्रलाइजेशन। जहां कम एम्प्लॉय है वहां पावर अब कुछ ही लोगों को दीजिए, जहां डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पावर ज्यादा लोगों को दीजिए। फाइन है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया। गुड, नेक्स्ट समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बच्चों ये पॉइंट समझना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। बोला है एक ऐसी चेन है जो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक तक मिलती है। फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। फ्योल क्या कह रहे हैं, ये चेन कैसे फॉलो होनी चाहिए? स्ट्रिक्टली इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। बोला है जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब लोगों से होते हुए जानी चाहिए। नो स्किपिंग, किसी को छोड़ना नहीं है। ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए फिगर बना है, फिगर से समझते हैं। टॉप लेवल में है ए, फिर उसके नीचे एफ, एल, एम, एन, ओ, पी। अगर एफ को कोई इंफॉर्मेशन एन को देनी है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन एफ ने किसको देनी है, एन ने दे रही है, तो कह रहा है इस चेन फॉलो करनी पड़ेगी। एफ उस इंफॉर्मेशन को पहले कहां देगा? ई को। ई किसको देगा? डी को। डी किसको देगा? सी को। सी किसको देगा? बी को। बी ऐसी ए को, फिर ए देगा एल को, एल देगा एम को, और फिर कहां पहुंच जाएगी? एन को। तो वही कह रहा है एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। कैसे पहुंचनी चाहिए? कह रहे हैं एवरी की ऑफ दिस चेन, सबसे होते हुए जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबको मिलेगी, कोई छूटेगा नहीं, और इससे कोई मिसमैच कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू चेन हर एक एम्प्लॉय से होते हुए जानी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है समझिएगा, हमने स्केलर चेन तो समझ लिया, लेकिन स्केलर चेन हमें जो एग्जाम बना ये है, ए है यहाँ पे टॉप लेवल में, फिर ऐसे हैं बी, सी, डी, ई एंड एफ, ऐसी एल, एम, एन, ओ, पी, ऐसी लोग हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर ई को बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन ओ को देनी है, क्या कह रहा हूं, अगर ई ने कोई इंफॉर्मेशन ऐसे है जो बहुत अर्जेंट किसको देनी है? ओ को देनी है, वो अगर पहले डी को देगा, सी को देगा, बी को, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तब उस सिचुएशन में भी हेनरी फ्योल ने हमें हेल्प की है। देखो अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत जल्दी करना है, तो हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा है
इफ गेट्स डिलेड सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन, कह रहा है अगर कोई इमरजेंसी है या अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है जो किसको देनी है, ओ को देनी है, उस केस में क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं हेनरी फ्यूल, इंफॉर्मेशन अर्जेंट इंफॉर्मेशन फ्यूल परमिटेड है शॉर्टकट, फ्यूल ने एक परमिट किया है शॉर्टकट इन दी चेन विच इज कॉल्ड गैंग प्लान। ये क्वेश्चन में आता है बच्चों, व्हाट इज गैंग प्लान। गैंग प्लान मतलब है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप अर्जेंट है और इमरजेंसी में देना है, और जैसे फिगर में दिखाएं तो ई किसको कांटेक्ट करना चाह रहा है, ओ को, जो मैंने आपको यहां पे सजेस्ट किया, ई ने किसको कांटेक्ट करना है, ओ को, तो उस केस में वो कर सकता है, उस केस में वो कर सकता है। कह रहा है गैंग प्लान परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। कह रहा है गैंग प्लान परमिट करता है कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। समझ में आ गया दोनों चीज। व्हाट इज स्केलर चेन कि इंफॉर्मेशन एवरी स्टेप से होते हुए गुजरनी चाहिए। व्हाट इज गैंग प्लान, हम डायरेक्टली भी किसी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा 9th प्रिंसिपल। नेक्स्ट 10th प्रिंसिपल है स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। बोला यहां पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं कमांड देना है, बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट। बोल रहा है ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है मैन और मटेरियल का, आदमियों का भी और मटेरियल सामान का भी, दैट इज फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, जिसके लिए एक फिक्स प्लेस बनाओ कह रहे हैं सभी लोगों के लिए, एंड एवरीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं। बच्चों जैसे बैंक में है और एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में अगर सामान को उनकी पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे तो उसमें इजी होगा। वो क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सामान को हर सामान का एक कैटेगरी, एक ब्लॉक डिसाइड कर दें कि इस ब्लॉक में वो शॉप से रिलेटेड चीजें रखेंगे, इस ब्लॉक में सेंट से रिलेटेड, देखना सारे सेंट होते हैं वहां हर कंपनी के, तो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और कह रहे हैं जो भी आदमी है वो भी ऐसी होनी चाहिए। अगर बैंक में मैनेजर है, मैनेजर का एक अलग एक पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए, कैशियर की अलग पोजीशन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि किसी भी कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं होगा। उसने मैनेजर से मिलना होगा तो वो मैनेजर वाली डेस्क पे जाएगा, उसने कैशियर से मिलना है वो कैशियर वाली डेस्क पे जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सबको ऑर्डरली रखना है, किसी की प्लेस चेंज नहीं करनी है। दिस इज 10th प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेकंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। बोला एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब होता है बच्चों सबको बराबर मानना। देखिए तराजू भी बना है, क्या किसी को बड़ा नहीं समझना है, किसी को छोटा नहीं समझना है। ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर है तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और कोई एम्प्लॉय है तो उसकी कम है। बोला है इक्वल समझना है सबको। एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड देयर काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर किसी भी एम्प्लॉय से हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उसको समझाएंगे तो अपना फुल एफर्ट देगा। लेकिन अगर हम उसे अब बॉस शो करेंगे कि हाँ मैं बॉस हूं और तुमने ऐसा करना है, तब वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएगा। इफ ए मैनेजर इज बाइज्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉय विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। बच्चों अगर एक बॉस है ये इसके अंदर 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनके साथ ये बाइज्ड है, इसको तो ये अच्छा मान रहा है, इसकी हर चीज फुलफिल कर देता है और इसके साथ नहीं करता है, तो ये पर्सन जो है, ये एम्प्लॉय जो है अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि बॉस क्या कर रहा है, बाइज कर रहा है। इसी को हेनरी फ्योल ने कहा है कि हमने क्या करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सबके साथ इक्वल बिहेव करना है, किसी के साथ बाइज्ड नहीं होना है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ट्वेल्थ प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब है बच्चों यहां पे एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी मतलब रुके रहना। कह रहा है इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। कह रहा है किसी भी एम्प्लॉय को बहुत जल्दी टर्मिनेट मतलब नौकरी से नहीं निकालना है और उसका ट्रांसफर नहीं करना है,
क्योंकि वो जिस जगह पे काम कर रहा है उसको उस जगह की हैबिट हो गई होगी। अब आप उसको वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह भेज दोगे तो उससे क्या होगा, उसको कुछ दिन और लगेंगे वहां एडजस्ट होने में, इससे प्रॉब्लम आएगी और वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया है कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर को नहीं यूज करना है, मतलब किसी को जल्दी से जॉब में से भी नहीं निकालना है और किसी का जल्दी से ट्रांसफर भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इससे क्या फीलिंग आएगी एम्प्लॉय पे, जॉब सिक्योरिटी की, उसको जल्दी नहीं निकाला जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं भेजा जाएगा। अमंग द एम्प्लॉयज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। कह रहा अगर ये इनसिक्योरिटी होगी, यार पता नहीं मुझे जॉब में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। कह रहा है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, जो आप आर्मी में सुनते होगे बच्चों मैक्सिमम कि उसका ट्रांसफर हो गया, ये भी बैड है कह रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कब करना है, जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी वो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन। Fayol suggested that employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees. So manager must welcome the suggestion and idea of employees before framing the plan. The initiative does not mean disobedience. Once decisions are taken by management, then every employee must follow it, whether it is according to employees' suggestion or not. बच्चों इनिशिएटिव में क्या बोल रहा है, कह रहा है जितने भी एम्प्लॉय हैं बिजनेस में, इन सबको बिजनेस में जब भी प्लान्स बनते हैं उससे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है कि अगर आपका कोई ऐसा सजेशन है जो आप चाहते हैं इस बिजनेस में अप्लाई करना, सजेशंस, तो जैसे ही अगर कोई बिजनेस अपने एम्प्लॉय से सजेशन मांगते हैं तो उनके अंदर क्या आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार कंपनी हमें वैल्यू कर रही है, कंपनी हमसे सजेशन मांग रही है, मतलब हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, और इनका मोरल इंक्रीज होता है। ठीक है, इनका मोरल इंक्रीज होता है। सजेशन मांगती है प्लान्स बनाने से पहले, कौन मांगते हैं, मैनेजर। फिर बोल रहा है जो भी इनने सजेशन दिया जरूरी नहीं है वो अप्लाई हो, लेकिन सजेशन लेने से क्या होगा, इन सब लोगों का मोरल बढ़ेगा कि कंपनी हमें भी वैल्यू करती है, हमारी भी इज्जत करती है कि हमसे सजेशन मांग रही है। और कोई ऐसा सजेशन रहा, मैनेजर ने देखा कि हाँ ये अच्छा है, तो उसे अप्लाई भी करेंगे। दिस इज इनिशिएटिव, मतलब एम्प्लॉयज को भी सजेशन देना, सजेशन देने की छूट है। इससे उन्हें क्या मिलता है, इमेंस सेटिस्फिकेशन टू एम्प्लॉयज, उनको सेटिस्फिकेशन मिलता है। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फिकेशन टू एम्प्लॉय। दिस इज इनिशिएटिव। लास्ट पॉइंट है बच्चों प्रिंसिपल में, स्प्रिट दी क्रॉप्स। स्प्रिट दी क्रॉप्स मतलब होता है बच्चों टीम स्प्रिट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, टीम स्प्रिट। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी सुपीरियर हैं, जिस भी लेवल में, सब कैसे काम करें, एज ए टीम करें। जब क्रिकेट होता है तो जब 11 लोग मिलके खेलते हैं तभी ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों जीतने के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीत ही जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं जीतने के। अगर सब अपने अपने लिए खेलेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है समझते हैं, मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। कह रहा है मैनेजमेंट इनकरेज करता है, प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एकता, हार्मनी तालमेल। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। A manager should replace I with we। मैनेजर ऐसा नहीं बोलेगा सब मैंने किया, ये वो बोलेगा सब हमने किया। मैनेजर I की जगह क्या यूज करेंगे, we, कि मेरी टीम ने किया, ना कि मैंने किया। This will give rise to mutual trust। इससे क्या होगा, कह रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। और टीम मेंबर एक दूसरे के बिलोंगिंगनेस मतलब अच्छे दोस्त बनने लग जाएंगे। इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ
नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, इससे क्या होगा, मिनिमाइज कर देंगे वो पेनल्टीज को, जो उनपे पेनल्टीज लगती है कि वो टाइम से नहीं आ रहे या कुछ ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें क्लियर है। सो थैंक यू स्टूडेंट।